बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके इनकम टैक्स का पेपर ABST फर्स्ट चल रहा है। तो उसमें आपके शुरू के इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, फिर आपके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे करदाता की निर्धारित की जाती है वो आपने सीखी। फिर इनकम फ्रॉम हाउस इनकम फ्रॉम सैलरी हेड आपने सीखी। अब इसके बाद जो आपका आय का जो अगला शीर्षक है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने शुरू में आपको 5 आय के शीर्षक बताए थे। कौन कौन से आय के शीर्षक बताए थे? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये जो 5 आय के शीर्षक हैं, ये अपने आप में भी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर्स के नाम हैं। तो सैलरी हेड वेतन शीर्षक से कर योग्य आय किस तरह से निकाली जा सकती है, ये मैंने आपके को पूर्व के लेक्चर्स और PDF भेज करके आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी आप स्वयं खूब लगातार अभ्यास कीजिए ताकि वो आपको प्रैक्टिकल चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपका ये दूसरा जो प्रैक्टिकल चैप्टर है ये है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या है कि कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ आधारभूत बातें हैं, कुछ नियम की बातें हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैसे टैक्सेबल इनकम निकाली जाए और किस तरह की जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाती है। यानी कि आयकर के प्रावधान क्या कहते हैं। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत जो आपके प्रावधान हैं आयकर के वो क्या हैं। तो एक तो इसमें क्या है कि कोई भी मकान संपत्ति से आय शीर्षक में तभी कर योग्य होगी जब निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। इस शीर्षक में आय तभी पूरी होगी जब 3 शर्तें इसमें पूरी होंगी। इसमें एक तो क्या है, पहली शर्त ये है कि आय मकान अथवा मकान के साथ लगी हुई भूमि से हो। इनकम शुड बी फ्रॉम हाउस और एनी लैंड अपॉर्टेंट टू इट। मकान और मकान के साथ लगी हुई भूमि, उससे अगर कोई आय है तभी वो आय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भूमि अगर मकान के साथ नहीं लगी हुई है, वैसे ही प्लॉट है और उसको किराए पे देंगे और कोई आय होगी तो वो आय इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी, वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में करिए होगी। अगर केवल अकेली भूमि को आप किराए पे देते हो, मकान के साथ वो भूमि लगी हुई नहीं है। मकान के साथ अगर भूमि लगी हुई है, मकान और लगी हुई भूमि को आप किराए पे देते हो तो वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। अब मकान संपत्ति में सभी प्रकार के मकान, जैसे रहने के मकान हैं, बंगले हैं, दुकान है, दफ्तर है, गोदाम है, कारखाना भवन है, भंडार गृह है और अन्य भवन आदि आते हैं, चाहे इन्हें किसी भी उद्देश्य से किराए पर दिया गया हो। यदि किसी करदाता को भूमि से किराया प्राप्त होता है तो ऐसा किराया इस शीर्षक में तभी कर योग्य हो सकता है जब ऐसी भूमि किसी मकान के साथ लगी हुई हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यदि भूमि मकान के साथ लगी हुई नहीं है तो भूमि को किराए पर देने की आय मकान संपत्ति से शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। ऐसी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। फिर दूसरी जो शर्त है वो ये है कि करदाता मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। यानी जिस मकान से आय हो रही है उस मकान का स्वामी करदाता हो, तभी करदाता के लिए वो आय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। यानी स्वामी को जो भाड़ा प्राप्त हो रहा है वो स्वामी के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। मकान से किराए की आय शीर्षक में तभी कर योग्य होगी जब करदाता ऐसे मकान संपत्ति का स्वामी हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी किराएदार ने किराए के मकान के दूसरे हिस्से को थर्ड पार्टी को किराए पे उठा दिया है तो किराएदार को उप किराएदार से जो भाड़ा प्राप्त होगा वो उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगी, वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। उप किराएदारी से आए इनकम फ्रॉम सब लेटिंग। ठीक है ना, ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है।
स्वामी की परिभाषा में एक कानूनी स्वामी, जैसे ट्रस्ट की दशा में ट्रस्टी, अवयस्क की दशा में अभिभावक एवं दिवालिया होने की दशा में प्रापक या निष्पादक लिक्विडेटर भी सम्मिलित है। कुछ विशेष परिस्थितियों में करदाता को मकान का डीम्ड ओनर भी माना जा सकता है। ये परिस्थिति भी मैं आपको बताऊंगा कब डीम्ड ओनर उसको माना जा सकता है। तो ये दूसरी शर्त हुई। तीसरी बात क्या है कि करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार या पैसे के लिए न करे। अगर करदाता उस मकान का प्रयोग अपने खुद स्वयं के व्यापार में कर रहा है तो फिर उससे जो आय होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मान जाएगी, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे, व्यापार के इनकम के अंदर ही। जैसे क्या है कि यदि करदाता किसी ऐसे व्यवसाय में स्वयं के मकान का प्रयोग करता है जिसकी आयकर योग्य है तो प्राप्त होने वाले योग्य किराए को आय नहीं माना जाता है और व्यवसाय में ऐसे कल्पित किराए की कटौती भी नहीं मिलती है। इसके विपरीत यदि मकान का प्रयोग किसी ऐसे व्यवसाय में हो जिसकी आय करमुक्त है तो ऐसे व्यवसाय से प्राप्त हो सकने वाला किराया कर योग्य होगा। अब देखो दो दशाएं बताई हैं। निम्नलिखित दशाओं में मकान का प्रयोग व्यवसाय के लिए माना जाएगा। कौन कौन सी दो सिचुएशन है? वह मकान संपत्ति जिसको करदाता अपने व्यापार या पैसे को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने किसी कर्मचारी को रहने के लिए देता है। वह मकान संपत्ति जिसको करदाता बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन या उत्पाद शुल्क का कार्यालय खोलने के लिए किराए पर देता है जिससे कि वह अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में अगर करदाता किसी मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार में करता है तो उस व्यापार की जो आय है वो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में इस शीर्षक में उसको सम्मिलित नहीं करनी है। ठीक है, तो मकान जो है वो करदाता स्वयं भी रह सकता है और उसको किराए पे भी उठा सकता है। तो ये सिचुएशन अगर आपको मिले क्वेश्चन में कि एक करदाता के पास 4 मकान हैं, एक में स्वयं रहता है, 2 भाड़े पर उठाए हुए हैं और एक में अपना स्वयं का व्यापार करता है, तो स्वयं के व्यापार वाले आय मकान की आय इस शीर्षक में नहीं निकालेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड की टैक्सेबल इनकम निकालेंगे और किराए पे जो 2 मकान दिए हुए हैं उनकी टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना करते समय। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मकान आय मकान अथवा मकान के साथ लगी हुई भूमि से हो, करदाता मकान का स्वामी होना जरूरी है और करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार या पैसे के लिए नहीं कर रहा। ये 3 शर्त जो है किसी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होने के लिए ये आपको जरूर क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखनी है। अब बात आती है कि मकान का माना गया स्वामित्व एवं मानी गई आय। कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की आय, देखने में तीसरे व्यक्ति की आय लगती है लेकिन वो आय हस्तांतरणकर्ता की मानी जाती है, जिसको डीम्ड इनकम आप कह सकते हैं। तो इसमें एक तो क्या है कि जीवन साथी को मकान का हस्तांतरण, हाउस ट्रांसफर टू स्पाउस क्या होता है? यदि करदाता अपना मकान अपने वैवाहिक जीवन साथी स्पाउस को बिना पर्याप्त प्रतिफल के और बिना अलग रहने के समझौते के हस्तांतरित कर देता है तो ऐसी मकान संपत्ति का स्वामी वह व्यक्ति माना जाएगा जिसने मकान का हस्तांतरण किया है। ये डीम्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। जैसे पति ने बिना प्रतिफल के पत्नी को अब एक मकान उनके नाम कर दिया तो मकान से जो आय होगी वो पति की मानी जाएगी। बिना प्रतिफल के दिया है और बिना अलग होने के समझौते के अंतर्गत दिया है तो ये किसकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी? पति की डीम्ड इनकम मानी जाएगी। अवयस्क पुत्र या पुत्री को मकान का हस्तांतरण, हाउस ट्रांसफर टू माइनर सन और डॉटर। यदि कोई करदाता अपना मकान अपने अवयस्क पुत्र या पुत्री को बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित कर देता है तो ऐसे मकान का स्वामी वह व्यक्ति माना जाएगा जिसने मकान का हस्तांतरण किया है। यदि मकान का हस्तांतरण अवयस्क
वैवाहिक पुत्री को किया जाए तो मकान हस्तांतरण करने वाले का न होकर वैवाहिक पुत्री का ही माना जाएगा। अच्छा, अब अविभाज्य संपदा, इम्पार्टिबल स्टेट। अविभाज्य संपत्ति से तात्पर्य हिंदू अविभाजित परिवार की ऐसी संपत्ति से है जिसका विभाजन परिवार के सदस्यों में नहीं किया जा सकता। ऐसी मकान संपत्ति परिवार के किसी एक सदस्य को परिवार की संपत्ति के रूप में दी जाती है और ऐसी संपत्ति का धारक ही मकान का स्वामी माना जाता है। जो उसका धारक है मकान का, वही उसका स्वामी माना जाता है। फिर डिम्ड जो स्वामित्व है, डिम्ड स्वामित्व, डिम्ड ओनरशिप, इसमें बात आती है सहकारी समिति, आवास मंडल अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित मकान, हाउस अलॉटेड बाय सोसाइटी, हाउसिंग बोर्ड और डेवलपमेंट अथॉरिटी। यदि कोई मकान किसी करदाता को किसी भवन निर्माण योजना में आवंटित किया गया है अथवा पट्टे पर दिया गया है तो उस व्यक्ति को उस मकान या फ्लैट का स्वामी माना जाएगा जिसे मकान आवंटित किया गया है। यानी कि सहकारी समिति, आवास मंडल और विकास प्राधिकरण के अंदर आवंटित मकान है, उसका ओनर उस व्यक्ति को ही माना जाएगा जिसको ये मकान आवंटित किया गया है। यदि मकान का पंजीकरण नहीं हुआ है, इफ हाउस इज नॉट रजिस्टर्ड, यदि क्रेता ने आंशिक अथवा पूर्ण प्रतिफल का भुगतान करके मकान क्रय किया है तो उसका पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है। अनेक बार पूरा भुगतान न करने के कारण पंजीकरण व्यय बचाने हेतु अथवा किसी कानूनी रुकावट के कारण क्रेता मकान का पंजीकरण नहीं करवाता है। ऐसी दशा में भी क्रेता को ही मकान का क्रय अनुबंध के आधार पर मकान का स्वामी माना जाएगा। मकान क्रय का अनुबंध लिखित में एवं हस्तांतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ये इसकी सिचुएशन है। अच्छा, अब जब किसी मकान को 12 वर्ष या अधिक अवधि के लिए पट्टे पर प्राप्त किया जाए, व्हेन एनी हाउस इज ऑब्टेन्ड और लीज फॉर 12 ईयर्स और मोर, तो क्या परिस्थिति होगी देखिए। यदि कोई मकान 12 वर्ष या अधिक अवधि के लिए पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किया है तो ऐसे मकान का स्वामी उस व्यक्ति को माना जाएगा जिसने मकान पट्टे पर प्राप्त किया है। अब इसमें एक टिप्पणी है, टिप्पणी का आपको ध्यान रखना। यदि मकान कुछ वर्षों के लिए पट्टे पर दिया हो जिसे आपसी सहमति से कुछ वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान हो और दोनों अवधि मिलाकर 12 वर्षों से अधिक हो तो यह माना जाएगा कि मकान 12 वर्षों से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया है। परंतु यदि मकान कुछ माह के लिए पट्टे पर दिया है और कुछ वर्षों तक मासिक आधार पर पट्टे की अवधि बढ़ाई जा सकती हो तो चाहे कितने ही वर्षों तक ऐसा करने का प्रावधान हो, यह मानेंगे कि मकान 12 वर्ष के लिए पट्टे पर नहीं दिया गया है क्योंकि प्रत्येक बार अल्पकालीन पट्टा अनुबंध है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पट्टे या किराए पर ली गई भूमि पर बनाया गया मकान, हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन ए लैंड ऑब्टेन्ड ऑन लीज और रेंट। तो यदि किसी व्यक्ति ने कोई भूमि पट्टे पर अथवा किराए पर लेकर उस पर मकान बनाया है तो ऐसी मकान का स्वामी उस व्यक्ति को ही माना जाएगा जिसने ऐसी भूमि पट्टे पर लेकर मकान बनाया है, वही मकान का स्वामी माना जाएगा। क्योंकि मकान का जो स्वामी है उसी के लिए उस मकान से होने वाली आय कर योग्य होगी। तो ये डिम्ड इनकम ओनरशिप में मैं आपको बात बता रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में। अब ऋण हेतु गिरवी रखा हुआ मकान, यदि किसी व्यक्ति ने ऋण लेने हेतु अपना मकान किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रखा हुआ है तो जिस व्यक्ति ने अपना मकान गिरवी रखा है वह व्यक्ति उस मकान का स्वामी माना जाता है, न कि वह व्यक्ति जिसके पास मकान गिरवी रखा हुआ है। जिसके पास मकान गिरवी रखा हुआ ओनर नहीं है। ओनर तो जो जिसने लोन प्राप्त किया है वही व्यक्ति होगा, अपना मकान लेके जिसने लोन प्राप्त किया है वही व्यक्ति उसका ओनर माना जाएगा। अब इसमें विवादाग्रस्त मकान, डिस्प्यूटेड हाउस के बारे में क्या है, उसकी आय किसकी मानी जाए। तो यदि किसी मकान संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसे मकान का स्वामी उस व्यक्ति को माना जाता है जो वास्तव में उस मकान का किराया प्राप्त कर रहा है, वो उसका डिम्ड ओनर माना जाएगा डिस्प्यूटेड मकान के संबंध में। तो विवादास्पद जो मकान है, डिस्प्यूटेड मकान है,
उसका किराया किस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है वो उस मकान का स्वामी माना जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी के आज शुरुआत के चैप्टर में आपको बताई हैं कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कौन कौन सी शर्तें हैं कि वो आय मकान संपत्ति की आय मानी जाए, और डीम्ड ओनरशिप विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में मकान का स्वामी किसको माना जाए, ये मैंने आज आपकी व्याख्या की है। अगले लेक्चर में इसी चैप्टर में अपन और पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।